गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं स्मिट अभिक्रिया। यह अभिक्रिया क्लास 12 के एमीन चैप्टर से रिलेट करती है और एमीन चैप्टर में सबसे प्राथमिक एमीन बनाने के लिए यह उपयोगी अभिक्रिया है। आइए इसको डिस्कस किया जाए। स्मिट अभिक्रिया प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। इस विधि में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड अर्थात N3H के साथ कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें इस अभिक्रिया द्वारा मेथिल एमीन अर्थात प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को इस प्रकार दर्शाया गया है कि CH3COOH अर्थात एक एसिटिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसकी अभिक्रिया N3H के साथ हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में और 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें उत्पाद के रूप में मेथिल एमीन प्राप्त होता है। CH3NH2 प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और N2 गैस बाहर निकल जाती है। आइए इसकी क्रियाविधि से इसको समझें। क्रियाविधि को समझने के लिए, स्मिट अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझने के लिए हम कुछ स्टेप के बारे में चलेंगे। सबसे पहले है प्रोटानीकरण अर्थात H+ का योग करेंगे और एसिलियम आयन को बनाएंगे। सेकेंड नंबर, जब एसिलियम आयन बन गया तो H2O को निकालते हैं, H2O निकल जाएगा। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, हाइड्रोजोइक अम्ल का योग करेंगे क्योंकि एसिलियम आयन के बाद हाइड्रोजोइक अम्ल जो है उससे रिएक्ट करता है, तो तीसरा होगा N3H का योग। उसके बाद N2 का निकलना, नाइट्रोजन का निकलना और H2O का योग करेंगे। इसके बाद से H2O के योग के बाद पुनः से, अब प्रोटानीकरण था, पहले में योग किए थे, अब इस अभिक्रिया में पहली बार प्रोटान का योग किए हैं तो इस बार प्रोटान को निकालेंगे, तो -H का निकलना हो जाएगा और उसके बाद अगले स्टेप में CO2 का निकलना और एमीन का निर्माण। तो ये लगभग 6 चरण हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले प्रोटानीकरण। तो सबसे पहला स्टेप जो है स्मिट अभिक्रिया की वो है प्रोटानीकरण। तो फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग कि एसिटिक अम्ल था CH3COOH, तो पहली बात कि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल नाम है, सिरके का अम्ल कहते हैं इसको। जब इसकी अभिक्रिया में इसमें प्रोटानीकरण करने का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग, H+ आयन का योग। H+ आयन का योग करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है में, और उसके बाद दूसरा कार्बन जो है एक ऑक्सीजन के साथ और एक ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का स्ट्रक्चर है। जब इसमें हम H+ आयन को ऐड करते हैं, प्लस H+ आयन को ऐड किया जाता है, तो H+ जो आयन है, हालांकि यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है अर्थात बस प्रोटॉन उपस्थित है, इसलिए इसका नाम प्रोटानीकरण है। तो हाइड्रोजन जो है, H+ आयन जो है, यह अटैक करता है ऑक्सीजन के पास और इससे जुड़ जाता है। प्रोटॉन जुड़ जाएगा, कहाँ जुड़ा है, माइनस वाले भाग अर्थात ऑक्सीजन के पास। तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, ये साथ में दूसरे कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोजन जुड़ा है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और एक पहले से उपस्थित था। जब ये हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये प्रोटॉन था, तो इसके ऊपर एक प्लस आयन आ गया। तो दूसरा स्टेप है H2O का निकलना। प्रोटानीकरण के बाद हम H2O को निकालेंगे। अब किस तरह से निकलेगा उसको ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस था और 2 हाइड्रोजन जुड़े थे। एक कार्बन जो के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है सहसंयोजक आबंध के द्वारा, यह आबंध यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, और इस तरह से ये H2O क्या हो गया, बाहर निकला। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, कार्बन के द्वारा, तो ये प्लस जो है, यह प्लस पहुँच जाएगा इस कार्बन के पास, अर्थात मेथिल समूह जुड़ा था और कार्बन जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ और प्लस पहुँचा इसके पास, और प्लस H2O क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो ये दूसरा स्टेप था, प्रोटानीकरण के बाद दूसरा स्टेप था H2O का निकलना।
एसिलियम आयन का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एसिलियम आयन। एसिलियम आयन। नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो आयन है, अब यह पूरी तरह से हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए तैयार है। अब तीसरे स्टेप में N3H की अभिक्रिया एसिलियम आयन से कराते हैं। तीसरे स्टेप में N3H का योग करेंगे, तब एसिलियम आयन बन गया, अर्थात CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके ऊपर प्लस, इसका निर्माण हो गया। तो पुनः हम इसकी अभिक्रिया N3H से कराएंगे, N3H से कराएंगे, N3H। N3H का स्ट्रक्चर देखें अगर, तो N3H का स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस और डबल बॉन्ड के साथ एक नाइट्रोजन, इस पे माइनस। ये स्ट्रक्चर जो है इसका नाम है N3H हाइड्रोजोइक अम्ल। तो एसिलियम आयन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन के पास उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अटैक करता है इस बंध पर, और ये बंध जो है, ये कार्बन वाला जो बंध है प्लस वाला, ये अटैक किया इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच। तो यहाँ अटैक करने के बाद जो संयोग बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन ये दोनों यहाँ पे मिल गया है, तो हमें पता है सहसंयोजक आबंध में कि किसी भी दो तत्व के बीच में अगर सहसंयोजक बंध बन रहा है, आबंध बन रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में सहसंयोजक आबंध बन रहा है, तो इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे, इसने इस बंध पर अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया और एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो गया। अर्थात जब इसका निर्माण होने के लिए हम देखेंगे CH3 कार्बन ऑक्सीजन पहले से था, अब ये बंध जो है यहाँ पर पहुंचा है, अर्थात इस कार्बन से ये वाला नाइट्रोजन जो है जुड़ गया। अब इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन पहले उपस्थित था। इधर ध्यान देने वाली बात है कि ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ जब पहुंचा है तो N डबल बॉन्ड N था, अब ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड होने के बाद ये जब बंद ये यहाँ पे अटैक किया है तो ये टूट जाएगा बंद। अब टूटेगा, इसका मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस और ट्रिपल बॉन्ड N का निर्माण हो गया। तो इस तरह से यह एक एसिलियम आयन के साथ N3H का योग करेंगे तो ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। इस स्ट्रक्चर को प्रोटीनीकृत या प्रोटानीकृत एजिडो कीटोन कहते हैं, एजिडो कीटोन कहते हैं। तो तीसरे स्टेप में पुनः समझेंगे। N3H का योग जब होगा तो एसिलियम आयन की अभिक्रिया N3H से कराएंगे, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वहाँ पर यह प्लस आयन अटैक किया और इस बंध को ब्रेक कर दिया और यहीं पे कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा। इस नाइट्रोजन के पास पहले से हाइड्रोजन था, तो जब ये नाइट्रोजन से जुड़ा तो ये बंध ऑटोमेटिक टूटा, तो सिंगल बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड से। उसके बाद ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो था ये इस पर अटैक किया और ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हुआ। अब पुनः ट्रिपल बॉन्ड के निर्माण के बाद जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है इसे बोलते हैं प्रोटानीकृत एजिडो कीटोन। तो तीसरे स्टेप में N3H का योग होगा और N3H के योग के बाद प्रोटानीकृत एजिडो कीटोन का निर्माण होगा। हाइड्रोजोइक अम्ल के रिएक्शन के बाद, योग के बाद, हम इस अभिक्रिया में N2 को निकालेंगे, N2 का निकलना, और H2O को भी ऐड करेंगे, H2O को ऐड करेंगे, H2O का योग किया जाएगा इस अभिक्रिया में। सबसे पहले हाइड्रोबोरिक एसिड जुड़ने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था ये कुछ ये था, एक मिथिल समूह, कार्बन के पास ऑक्सीजन थे, एक नाइट्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन था, और एक सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के पास प्लस और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के पास माइनस।
ये स्टेप होने के बाद हम पुनः इस अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब किस तरह से? अब N2 को निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये यहाँ पर ट्रांसफ़र किया, और जैसे ही ट्रांसफ़र करेगा तो एक बंध का निर्माण हो जाएगा, और निर्माण होने के बाद अब N और यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो माइनस क्या हो गया, यहाँ पहुँच गया, निर्माण हो गया। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन उपस्थित है, ये नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इस नाइट्रोजन को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये ट्रांसफ़र यहाँ पे हो गया, तो हमारा N2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, अर्थात मेथिल समूह कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो था ये निकला क्या, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, और यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के बाद इसको समझिए एक बार, N जो है प्लस में था, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इस पर माइनस है। प्लस का मतलब कमी और माइनस का मतलब अधिकता। इसके पास जो लोन पेयर है यह क्या करेगा, इस बंद यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेगा, अर्थात N ट्रिपल बॉन्ड N का निर्माण हुआ इसको देने के बाद, और यही पे प्लस का मतलब है इसके पास कमी है, तो बगल वाले नाइट्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा इसके ऊपर से प्लस चार्ज हट गया और N2 क्या हो गया, बाहर निकल गया। N2 यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। साथ में ये जो प्लस है, ये प्लस जो है यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास था, ये इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद आया था, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये प्लस जो है ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, अर्थात प्लस का पुनर्विन्यास हो गया इस नाइट्रोजन के पास, तो अर्थात प्लस जो है इस नाइट्रोजन से उठकर इस नाइट्रोजन के पास आ गया। तो इस अभिक्रिया में N2 का निकलना हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो CH3 ये मेथिल समूह है ये स्टेबल ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुनर्विन्यास होगा, और पुनर्विन्यास होने के बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये मेथिल समूह इस नाइट्रोजन के पास जुड़ाव करेगी। मेथिल समूह का मतलब है R समूह, और R समूह के बारे में मैंने पिछले वीडियो में वुड्स अभिक्रिया में आपको बताया था कि एल्किल समूह का निर्माण कैसे होता है। तो जिन लोगों ने यह वीडियो नहीं देखी है वो पीछे वाली वीडियो देखेंगे और उसे समझ सकते हैं कि एल्किल का निर्माण कैसे होता है। आगे R समूह जो है उसका पुनर्विन्यास हुआ, रोटेशन हुआ, और यह प्लस के पास जुड़ जाएगी, और जो प्लस आयन है यह ट्रांसफ़र होके इस कार्बन के पास चला जाएगा, अर्थात कार्बन के पास प्लस आ गया, ऑक्सीजन जुड़ा है, और इधर नाइट्रोजन के पास पहले से H था एक, और प्लस यहाँ पहुँचने के बाद जो मेथिल समूह है जुड़ किससे गया, नाइट्रोजन से जुड़ गया, तो ये जुड़ जाएगा CH3। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आइसोसाइनेट, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट आयन। तो ये था N2 का निकलना। N2 के निकलने के बाद पुनः अगली अभिक्रिया जो है H2O का योग करेंगे। अगले स्टेप में हम H2O का योग करते हैं। जो आइसोसाइनेट प्राप्त हुआ था वो कुछ ये था, इसके पर प्लस नाइट्रोजन के साथ CH3 और एक हाइड्रोजन। अब इसमें हम योग करेंगे H2O का प्लस H2O। अब H2O का योग करेंगे तो ध्यान देने वाली बात है, H2O को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ना लिख कर ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन से दो जुड़े हुए हाइड्रोजन। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो पहले स्टेप में H2O वाले योग में ये नाइट्रोजन जो है इस पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म इस हाइड्रोजन के पास आएंगे, अटैक करेंगे। नाइट्रोजन जो अटैक किया इस हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है ऑक्सीजन के पास। पुनः अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, और यहाँ पर देखने वाली बात है कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऑक्सीजन जो है माइनस पार्टिकल्स है, माइनस है, यह अटैक किया इस कार्बोधनायन वाले भाग के पास, कार्बन के पास, और ये उससे जुड़ जाएगा। इधर नाइट्रोजन जिस हाइड्रोजन को अटैक किया था तो ये हाइड्रोजन को लेकर अपने साथ जुड़ाव करेगा,
और ये जो प्लस चार्ज है अब यहाँ ना रहकर पहुँच गया इस नाइट्रोजन के पास। तो हमारा जो है H2O के योग में कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन था और एक ऑक्सीजन और जुड़ा, और इस ऑक्सीजन के पास उपस्थित था एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये जुड़ गया। अब हाइड्रोजन के बाद इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन जो जुड़ा था इसके पास पहले से एक H है और एक CH3 जुड़ा है, और पुनः एक H को ग्रहण करने के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा और इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज आ गया। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कार्बामेट। कार्बामेट कहते हैं, कार्बामेट आयन भी कह सकते हैं। पुनः अब कार्बामेट का निर्माण हुआ। कार्बामेट के बाद हम CO2 का योग करेंगे, कार्बामेट के बाद CO2 को निकालेंगे। निकालना है। अब CO2 को निकालने के लिए यही देखते हैं, अब ये प्लस चार्ज है, ये ऑक्सीजन है। अब CO2 निकालने से पहले एक और स्टेप आता है -H का निकलना, -H का निकलना। अब यहाँ से प्रोटानीकृत पहला योग किए थे प्रोटानीकरण, अब क्या करेंगे विप्रोटानीकरण करेंगे, अर्थात प्रोटॉन को यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो निकालेंगे कहाँ से, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपके पास, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके इस बंध को तोड़ देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया। तो जो हमारा स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ तो ये कुछ इस तरह का प्राप्त होगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, पहले से हाइड्रोजन है CH3 और यहाँ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो है अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। अब जब ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया तो पुनः इस स्ट्रक्चर को में से CO2 को बाहर निकालेंगे। CO2 को बाहर निकालने के लिए देखेंगे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, हाइड्रोजन CH3 और एक हाइड्रोजन। अब ये माइनस जो है ऑक्सीजन के पास अधिकता है इस इलेक्ट्रॉन की, तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा इस कार्बन के पास। अब कार्बन की संरचना देखिए, 2 यहाँ पर 2 ये पूरी है अधिक। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग किया इस नाइट्रोजन के पास, अर्थात कार्बन जो है अधिक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा इस नाइट्रोजन के पास, और ये बंद यहाँ से ब्रेक कर गया। और ब्रेक करने के बाद हमारा CO2 जो है बाहर निकल जाएगा, और जो प्राप्त होगा, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पर प्लस चार्ज खत्म, तो बचेगा क्या NH2 और CH3 प्लस CO2 बाहर निकल गया। NH2 CH3 ये जो है इसी को कहते हैं मेथिल एमीन। और यह अभिक्रिया पूरी हुई, स्मिट अभिक्रिया है। पूरी अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया है। स्मिट अभिक्रिया में फिर से सुन लीजिए, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग करके H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर प्राथमिक एमीन प्राप्त करेंगे, और यही अभिक्रिया कहलाती है स्मिट अभिक्रिया। केमिस्ट्री में बेसिक सीखने के लिए बने रहिए कॉस्मिक नरेशन के साथ। जय शिक्षा, जय भारत, जय हिंद।